students. So again we are back in the session of class 10th history. We were studying chapter 3 of history, nationalism in India. So today we are going to continue the topics right from where we have left it. So today the topic is differing strands within the movement. Means सबने जो है जब कॉल ऑफ हुआ स्वराज, जब स्वराज की कॉल हुई, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया, जो कि पिछले बार हम लोगों ने पढ़ा भी था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में और खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ा। लोग यूनाइट हुए और यूनाइट होकर लोग देश की आज़ादी के लिए निकल पड़े। सबने अपने स्तर से भरपूर सहयोग किया। सहयोग किस तरह का? असहयोग करने का सहयोग। स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ना शुरू किया, टीचर्स ने छोड़ दिया। तो वो जो मूवमेंट था टाउन में, फॉरेन जो लिकर शॉप्स थे पिकेटेड, उनको लूट लिया जा रहा था, तोड़ फोड़ की जा रही थी कि हर स्तर से अंग्रेज़ों का नुकसान हो और हम किसी तरह का कोई सहयोग नहीं करेंगे, वी विल नॉट कोऑपरेट देम। दूसरा जो इसका इकोनॉमिक इफेक्ट था इस स्ट्रैंड्स का, क्योंकि जो टॉपिक है यहाँ, टॉपिक का सेंस ये है डिफरिंग स्ट्रैंड विद इन द मूवमेंट, मीन अलग अलग तरह के लोग स्वराज को अपने अपने एस्पिरेशन के हिसाब से समझ रहे थे। सबको ये मालूम था कि स्वराज आ जाएगा तो सेल्फ रूल होगा, लेकिन सबकी एस्पिरेशन, अपेक्षाएं स्वराज से अलग अलग थी। तो अब जो पहले इकोनॉमिक इफेक्ट को देख लिया जाए, तो इकोनॉमिक इफेक्ट में जो नॉन कोऑपरेशन का आया वो था कि लोगों ने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया, जैसे स्कूल कॉलेजेस को बॉयकॉट किया था, फॉरेन गुड्स भी उस स्टेज में था, बॉयकॉट हुआ। और बॉयकॉट होने का नतीजा क्या हुआ कि जो इंग्लैंड से मशीन मेड क्लोथ्स इंपोर्ट होता था इंडिया में, वो हाफ हो गया, सीधे आधा हो गई इंपोर्ट इन 1921-22। रिमेंबर और मार्क द ईयर्स स्पेशली while you are studying history. So here it was 1921 to 22 data, from 102 crores to 57 crore वैल्यू ड्रॉप्ड। जो वैल्यू थी वो क्या हुई? ड्रॉप्ड हो गई, नीचे आ गई इस तरीके से, और ज़बरदस्त नुकसान ब्रिटिश गवर्नमेंट को होना शुरू हुआ। लोगों ने ठान लिया कि अब हम किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करने वाले, चाहे वो इनके फॉरेन गुड्स हों, चाहे क्लोथ्स हों, चाहे इनके इंस्टीट्यूशंस हों, हर तरह से इनका हम नुकसान करेंगे असहयोग करके। सो दिस वाज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इफेक्ट। नाउ तेज़ी से चला, शुरू में सबने साथ दिया। एक फ्रेज़ ऐसा आया जहाँ ये मूवमेंट स्लो डाउन करने लगा, नीचे आने लगा। रीज़न, अभी इंडियन टेक्सटाइल और मिल्स जब ये डाउन हुआ तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी, उनका ग्रोथ रेट बहुत तेज़ी से बढ़ा, क्योंकि फॉरेन गुड्स हम ले ही नहीं रहे थे, तो इंडियन क्लोथ्स थे, उसमें भी खादी जो थी वो ज़्यादा पॉपुलर हुई। लेकिन खादी के साथ एक चीज़ क्या थी जो स्लोइंग डाउन ऑफ मूवमेंट में मैं आपको बताना चाह रहा था, कि खादी वॉज एन एक्सपेंसिव क्लोथ एंड स्टिल टिल डेट इट इज़ एक्सपेंसिव क्लोथ। वो कई बार लोग समझते नहीं हैं। तो वो ये खादी, हमारे भारत की जो जनसंख्या थी, जो सिटीजन्स थे उस समय की, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन थी वो इतनी बढ़िया नहीं थी, देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। तो स्पेशली फॉर द पुअर पीपल, उनके लिए बहुत मुश्किल था खादी क्लोथ को अफोर्ड करना और उसको परचेज करना। तो धीरे धीरे अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो गरीब तबका या वो जो लोअर मिडिल क्लास था वो डाइवर्ट होने लगा दोबारा से मशीन मेड्स चीपर क्लोथ्स पे जो ब्रिटेन से आते थे। तो एक तरह से ये मूवमेंट अब अपने ढलान पे है, यू कैन से डिग्रेडेशन पॉइंट पे अब आ गया मूवमेंट। सेकेंड थिंग, एक तो ये क्लोथ वाइज हो गया, दूसरा मैं बता रहा था स्टूडेंट्स और टीचर्स के एंड पे जो सबने छोड़ा था उसको, वहाँ पे एक पार्ट ये आया कि दैट आल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। ऑल्टरनेटिव कोई था ही नहीं भाई। ऑल्टरनेटिव होता है कि हमने ये जगह छोड़ दी तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन या विकल्प मौजूद है, हम वहाँ चले जाते हैं और वहाँ जाके हम उसको अवेल करते हैं। प्रॉब्लम क्या आई यहाँ पे? बच्चे स्कूल छोड़ दिए, टीचर्स स्कूल छोड़ दिए, कोई पैरेलल इंस्टीट्यूशन था ही नहीं, तो ये जाएं कहाँ पढ़ने? तो अल्टीमेटली दे हैड टू आल्सो रिटर्न बैक, इनको भी वापस आना पड़ा।
तो ये कुछ ऐसे पार्ट थे मूवमेंट के जहाँ पे कि इनको बहुत समस्या आने लगी। सो नाउ रिबिलियन इन द कंट्री साइड। अभी ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत से लोगों ने अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन या एस्पिरेशन रखी थी स्वराज के प्रति कि मेरे लिए स्वराज ये होगा। तो वैसे ही जो ये अवध क्षेत्र में जो पीजेंट्स थे उनका जो मूवमेंट था वो तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ मेनली था। वो जमींदारों के खिलाफ इसलिए थे क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स एक्सेसिव जो टैक्सेशंस इन लैंडलॉर्ड्स के होते थे उससे वो काफ़ी परेशान रहते थे। हाई टैक्सेस होते थे, कई बार एडवर्स कंडीशन में भी किसी तरह का रिडेम्पशन नहीं मिलता था इनको टैक्सेस से। तो उनके लिए एस्पिरेशन इस मूवमेंट की थी कि वो इससे फ्री हो सके। इसको लीड किया वहाँ पे बाबा रामचंद्र ने, जो कंट्री साइड में रिबिलियन स्टार्ट हुआ। ये एक सन्यासी थे। अर्लियर ही हैज़ बीन अ इंडेंचर्ड लेबर इन फिजी। जब फिजी में बॉन्डेड, इंडेंचर्ड लेबर मीन्स बॉन्डेड लेबर, मधुआ मजदूर जो होते थे, जो अपने कर्ज को उतारने के लिए या उस एग्रीमेंट पर साइन करके जाते थे। तो फिजी में ये जा चुके थे, वहाँ से रिटर्न थे। इन्होंने इस मूवमेंट को लेड किया और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि दिस मूवमेंट वॉज अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स, अगेंस्ट द हाई आर्बिट्रेरी टैक्स दैट वॉज टेकन एंड एज वेल एज दे हैड टू डू बेगार। ये बेगार यहाँ पे भी था। अभी इसके बाद मैं आपके ट्राइबल पीजेंट्स पे आऊँगा, वहाँ पे भी बेगारी आएगी। मीन्स वर्किंग विदाउट एनी फेयर, कि काम करा लिया जाए उसका कोई पैसा ना दिया जाए, ये बेगारी है। तो ये बेगार जो इस ज़मींदारी प्रथा थी इसमें बहुत हद तक और बहुत हावी होता था उस ज़माने में। तो इन किसानों को, इन कारीगरों को, इन कामगारों को इस तरह से कहीं ना कहीं शोषित किया जाता था इन ज़मींदारों के द्वारा। तो दैट वाज द वर्स्ट पार्ट और इसलिए ये उठ खड़े हुए। इन्होंने मूवमेंट को इतना हाईलाइट किया कि 1920 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को अवध क्षेत्र में आना पड़ा और इस अवध क्षेत्र में आने के बाद उन्होंने एक अवध किसान सभा फॉर्म की और 1920 में ये फॉर्म हुआ था। ईयर शुड बी मेंशन्ड अगेन। एंड उसमें जवाहरलाल नेहरू या बाबा रामचंद्र, दे वर द मेजर लीडर्स। और बहुत जल्दी इन लोगों ने 300 ब्रांचेस इसकी अवध किसान सभा की तैयार कर ली और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। इसी तरीके से जो अगला इंस्टेंस है जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो मैंने अभी कहा ट्राइबल पीजेंट्स का, गुडेम हिल्स में, आंध्रा के गुडेम हिल्स की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे इन लोगों ने ये सोचा कि स्वराज का मतलब ये है कि नाउ वी हैव टू गिव नो रेंट्स टू द ब्रिटिशर्स, किसी तरह का लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं देना है और यहाँ तक कि जो लैंड है इट विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू देम, मीन्स फिर से सबको बांटा जाएगा ज़मीन। ये इनके दिमाग में एस्पिरेशन बैठ गई और इन्होंने विद्रोह कर दिया। हियर द मूवमेंट वॉज लेड बाई, एक्चुअली इट वॉज अ गुरिल्ला मूवमेंट, छापामार युद्ध जिसको हम कहते हैं, जो अचानक से अटैक करते हैं, जिसमें माहिर थे हमारे वीर छत्रपति शिवाजी। उस तरह के मूवमेंट को इन्होंने लॉन्च कर दिया, गुरिल्ला मूवमेंट को। और इनके लीडर थे अलूरी सीताराम राजू। बहुत से बड़े लैंडलॉर्ड्स की इन लोगों ने गोदाम लूट लेना और इस तरह के कार्य करना शुरू कर दिए। और वही चीज़ है कि इंटरप्रिटेशन क्या जा रही है, सब ने अपने अपने हिसाब से स्वराज को समझा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था इनके सामने जो है। द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन द फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वॉज अनहैप्पी विद। कांग्रेस लीडर्स बहुत अनहैप्पी था जिस तरह से मूवमेंट बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि अब इसका रीज़न क्या है। देखिए, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी थी उस समय और सबसे बड़ा उद्देश्य उसका क्या था उस समय, देश के लिए, लोगों को, देश के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए सभी तरह के लोगों को इकट्ठा करना। अगर हम एक तरफ लेबर क्लास को अगेंस्ट करके या तालुकदार या लैंडलॉर्ड्स को अलग करके उनको सप्रेस करके करते, तो जाहिर सी बात है कि उनके मूवमेंट में या मूवमेंट के लिए जो फंड्स इकट्ठे हो रहे थे वो होना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए इस पे बाद में कांग्रेस ने इस पे रोक लगाया, जिसके वजह से अल्टीमेटली आगे जाके चौरी चौरा कांड हुआ, जिसमें कॉल ऑफ किया गांधी जी ने इस मूवमेंट को जो है। आज इन द प्लांटेशंस, अब ये प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज क्या था। मैंने जैसे अभी कई बार आपको मैं बता चुका कि स्वराज को लेके सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं थी, सभी उसको अपने हिसाब से परिभाषित कर रहे थे।
तो यहाँ ये जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, इनके लिए स्वराज का मतलब था फ्रीडम टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ दीज प्लांटेशन फार्म्स। चूँकि वहाँ पे उस समय, अभी ये आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बड़ी बात हो गई कि प्लांटेशन फार्मिंग से फ्रीडम आने जाने की, कभी भी यही स्वराज है। उस समय था, चूँकि इन वर्कर्स की दशा बहुत दयनीय थी, द कंडीशन वॉज वेरी वर्स्ट ऑफ दीज वर्कर्स। उस समय इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट था 1859 का एप्लीकेबल, और इस इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 के थ्रू दे वर नॉट परमिटेड टू लीव द प्लांटेशन फार्म्स। ये एक बार अंदर आ गए तो जा नहीं सकते थे, तो इनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती थी कि उसी प्लांटेशन फार्म्स में ही ये रह जाते थे। इनके लिए स्वराज का मतलब निकला कि कभी भी ये इन फार्म्स पे जॉब चाहे छोड़ के भी बाहर निकलना, फिर वापस आके ज्वाइन करना, तो इनके लिए स्वराज का यही मतलब था। ये स्वराज इन द प्लांटेशंस टॉपिक हुआ। अब आते हैं टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो नाउ द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट। ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, कहीं ना कहीं वो गांधी जी की जो थ्योरी थी, जो आइडियोलॉजी थी, जो पहले पार्ट में आपको पढ़ाया था मैंने कि नॉन वायलेंस को लेकर और सत्याग्रह और इस तरह की चीज़ों को, अब जैसे चौरी चौरा का भी मैंने एक बार जिक्र किया कि वहाँ पूरे पुलिस स्टेशन में जिंदा जला दिए गए कई पुलिसकर्मी। इन चीज़ों से आहत होके गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया, ही टुक बैक दिस मूवमेंट। अब कांग्रेस पार्टी में ही दो तरह के डिमांड्स आने शुरू हो गए। एक तो CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, केलकर जी जैसे लीडर्स थे जो ये कह रहे थे कि स्वराज पार्टी, उसी कांग्रेस के अंदर स्वराज पार्टी बना के काउंसिल के इलेक्शंस लड़े जाएं। इन इलेक्शंस के लड़ने से ये फ़ायदा होगा कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म में पहुंचेंगे और बार बार जब हम अंग्रेज़ों के सामने अपनी डिमांड रखेंगे और हम पार्ट होंगे उस पार्लियामेंट्री सिस्टम के, तो ज़रूर वो थोड़े बहुत डिमांड्स में हमें छूट देंगे या मानेंगे या कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी। दूसरे तरफ जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स थे जिनका ये मानना था कि नहीं, अभी भी एक मास एजिटेशन की ज़रूरत है जो और ब्रॉडर लेवल पे हो। मतलब एक बड़े और समूह, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था, बड़ा मूवमेंट था, उस तरह के एक मूवमेंट की आवश्यकता महसूस कर रहे थे। इसी बीच में द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया पूरे वर्ल्ड में, उसके वजह से इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, सभी देश कहीं ना कहीं उससे आर्थिक तौर पे अफेक्टेड हुए। ऑल द कंट्रीज़ वर अफेक्टेड, इंडिया वॉज ऑल्सो अफेक्टेड बिकॉज वी वर अंडर द ब्रिटिशर्स एट दैट टाइम। तो ये एक पार्ट था जहाँ पे इस सिचुएशन में लास्ट में जाके इन लोगों ने फाइनली इस चीज़ पे स्वराज पार्टी के चुनाव लड़ने का था, और दूसरा उसी में इनके एक मास एजिटेशन का था। इन दोनों फैक्टर से मिला के निकाला कि एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया जाएगा और वो होगा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो ये जो सिविल डिसओबीडियंस था कि हम डिसओबे करेंगे, वॉट एवर द लॉज आर बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट, we will not follow them, we will just disobey them, we will break the laws. This was civil disobedience movement कि अब हम इनके रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे। इसी बीच में साइमन कमीशन सर जॉन साइमन के लीडरशिप में भेजा गया टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। दिस वॉज साइमन कमीशन कि हमारे इंडिया की जो फंक्शनिंग थी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की, रूलिंग सिस्टम की, उसको रिव्यू करें और उसमें चेंजेस सजेस्ट करें। 1928 में अब इसका ज़बरदस्त विरोध हुआ, प्ले कार्ड्स लेके लोगों ने आते ही उनका विरोध किया, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ये इसलिए भी हुआ क्योंकि इंडियन लीडर्स का ये मानना था कि इफ़ यू आर गोइंग टू सजेस्ट एनी चेंजेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम और द इंडियन गवर्नमेंटल सिस्टम, देयर वॉज नो इंडियन इन दैट कमिटी। एक भी भारतीय उस कमेटी में नहीं था। तो भारत का ही पूरा ढांचा, राजनीतिक ढांचा, संवैधानिक ढांचा बदला जा रहा है और उसमें कोई भारतीय ही नहीं है, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। इसके बाद से आई डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। चूंकि लॉर्ड इरविन ने
पहला जब डिमांड आने शुरू हुए थे तो उसने इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने का एक ऑफर दिया था। ये ऑफर था, एक तरह की लालच थी कि इस तरह के प्रोटेस्ट और राइट्स बंद हो जाए। डोमिनियन स्टेटस में कुछ नहीं होता, हमारी कंट्री जो भी गवर्नमेंट फॉर्म करती वो ब्रिटिश लीडरशिप या क्वीन के अंडर में होती, मोनार्चियल सिस्टम के फॉर्म में होती। तो इस चीज़ को लाहौर सेशन में कांग्रेस में डिनाई किया गया और वहाँ पे रेजोल्यूशन पास हुआ पूर्ण स्वराज का कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ये एक फैक्टर आया लाहौर सेशन के बाद। of civil disobedience movement, along with 78 of his trusted followers, Gandhi ji started this civil disobedience movement. Actually, what were the reasons behind that? पहले तो ये जान लिया जाए कि स्टार्ट होने का मेन रीज़न क्या था। गांधी जी ने इरविन को 11 डिमांड्स का एक लेटर दिया था। उन 11 डिमांड्स में कुछ जनरल इंटरेस्ट के थे, कुछ आपके इंडस्ट्रियल लोगों के रिलेटेड थे और कुछ पीजेंट्स के थे। उन 11 डिमांड्स में एक डिमांड थी कि जो ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट पे टैक्सेशन लगा दी थी और उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे रोक लगा दी थी। तो सॉल्ट को एक माध्यम माना गांधी जी ने कि ये एक ऐसा मुद्दा बनेगा जिससे हम नेशन को यूनाइट कर सकेंगे और इस स्ट्रगल में ला सकेंगे। तो सॉल्ट एक्चुअली ही स्टेटेड दैट इट वाज एन एसेंशियल आइटम ऑफ फूड फॉर रिच एंड पुअर बोथ, वो सभी के लिए एक एसेंशियल आइटम है फूड का। तो इट वाज अनजस्ट, ये नहीं होना चाहिए। और इसके विरोध में कि अब ये सॉल्ट जाके सी वाटर को बॉयल करके मैन्युफैक्चर करके वो इस लॉ को तोड़ेंगे, ही विल ब्रेक द रूल। ही स्टार्टेड फ्रॉम हिज साबरमती आश्रम फ्रॉम 12th March 1930। Write the dates wherever you are making your notes. 12th March 1930 from his Sabarmati ashram, Gandhi ji started with 78 followers। 240 miles इनको जाना था, 24 days इनको लगे एक्चुअली, क्योंकि ये 10 miles a day चलते थे ये लोग। 10 miles per day ही चलते थे ये जो फॉलोअर्स थे गांधी जी के सब लोग। और जहाँ जिस जगह रुकते थे वहाँ सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोग आते थे, गांधी जी को सुनते थे, उनके विचारों को जानते थे और अवेयर होते थे नेशनल स्ट्रगल के प्रति या फ्रीडम स्ट्रगल के प्रति जो है। तो और 6 अप्रैल को ये पहुँचे डांडी और उस कोस्टल एरिया पे गांधी जी ने मैन्युफैक्चर किया सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर और इस तरीके से लॉ को वायलेट किया। ये सिविल डिसोबीडियंस की ज़बरदस्त शुरुआत थी। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट था वो इस तरीके से तेज़ी से आगे बढ़ा कि लोग अब सिर्फ सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करके या उसके टैक्सेशन से और आगे उठ गए। जितने चौकीदारी टैक्सेस थे वो देना बंद कर दिया लोगों ने। जो रेवेन्यू या टैक्सेस ब्रिटिशर्स को जाते थे वो डिनाई करने लगे लोग देने से। आपने पहले पढ़ा होगा फॉरेस्ट की कैटेगराइजेशन, 9th में आपको पढ़ाया था मैंने, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म में, कि वहाँ पे आपके फॉरेस्ट कैटेगराइज थे, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इन रिजर्व फॉरेस्ट में भारतीयों का या किसी का भी लोकल्स का जाना मना होता था, उसमें जाने लगे लोग। तो इस तरीके से हर एक स्तर पे ये लॉ को ब्रेक करना शुरू कर दिए। शुरू में ब्रिटिशर्स ने अपोज और रिप्रेस करना शुरू किया गया जब खान अब्दुल गफ़ार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, वो पेशावर में अरेस्ट हुए। तो वहाँ पे भी विरोध प्रदर्शन हुए, लाठीचार्ज करना पड़ा, जनता विरोध में आ गई। एंड एट लास्ट व्हेन गांधी जी वाज अरेस्टेड 1931 में, तो उस समय जाके बहुत ब्रूटली जब दंगे फसाद बढ़ गए, जनता हिंसा पे उतारू हो गई, तो ब्रिटिशर्स ने भी बहुत ब्रूटली सप्रेस करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन अप। तो इस केस में क्या हुआ कि धीरे धीरे स्थिति को भांप के गांधी जी ने देखा कि निर्दोष और निरीह जनता परेशान हो रही है, मार खा रही है, ब्रिटिशर्स बहुत अत्याचार पे उतारू हो गए थे। तो ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट इन 1931। बाद में फिर से इसको रीलॉन्च किया था इन्होंने 1934 में, लेकिन वो एक साल में ही अपने मोमेंटम को लूज कर गया। सो दिस वॉज द वे हाउ बाई सॉल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती टू डांडी how this movement began and civil disobedience started.
So now formation of Hindustan Socialist Republican Army, HSRA. एक्चुअली सारे लोग जो रेवोल्यूशन में थे, जो देश को आज़ाद कराना चाहते थे, सभी एक मत के थे नहीं, और कभी भी सभी एक मत के सभी लोग हो भी नहीं सकते। तो अगर एक तरफ नॉन वायलेंस था तो बहुत से लोग ऐसे थे जिनका ये मानना था कि नॉन वायलेंस मेथड से हमें पूरे तौर पे इस तरह से स्वतंत्रता मिल नहीं पाएगी, ये अंग्रेज़ इस तरह से हमारे रिक्वेस्ट करने पर देश छोड़ के नहीं जाएंगे, और हमें कहीं ना कहीं वायलेंट और इनको सज़ा देना पड़ेगा, इन्हें भी डराना होगा, तभी कहीं ना कहीं ये छोड़ेंगे। इस उद्देश्य से बाय दिस एक्चुअली पर्पस और मोटिव this formation of Hindustan Socialist Republican Army HSRA was done in 1928. Bhagat Singh, Jatin Das, Ajoy Ghosh, they formed this HSRA and they targeted some of the British symbols, British power के जो symbols थे, जैसे अप्रैल 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब ड्रॉप किया भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने। दे थ्रू द बॉम्ब इन द असेंबली। वो मकसद ही था उनको टेरराइज करने का, कि अब वो अंग्रेज़ भी ये समझ लें कि हम सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्रार्थना नहीं करेंगे हाथ जोड़ के, वी विल अटैक ऑल्सो, और हम भी मारेंगे, इसलिए देश छोड़ के भाग जाओ। तो ये एक तरीका था। देवर एग्जीक्यूटेड, 23 ईयर्स के थे सिर्फ भगत सिंह जिस समय ये इन्होंने बॉम्ब ड्रॉप किया था असेंबली में, तो ये वॉज जस्ट 23 ईयर्स ऑफ एज, ये इनकी एज थी। लेकिन इस एज में भी वो जज्बा देश के लिए, वो जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, जो राष्ट्रवाद है या राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, वो मतलब अल्टीमेट था, उसका व्याख्या नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। तो इस लेवल से कहीं ना कहीं ये फॉर्मेशन हुआ। और अब इंडिया में इसके बाद से क्या हुआ कि नरम दल गरम दल जैसे आप कह सकते हो, मीन्स नॉन वायलेंटली और वायलेंटली दोनों तरीके से लोग अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन बना के काम करने लगे। आगे चल के इसी ग्रुप में और आगे चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग भी आए, तो ये एक मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम हुआ। आइदर इट वाज वायलेंट और नॉन वायलेंट। देखिए गोल सबका एक था, सिर्फ तरीके अलग अलग अब दिखने शुरू हो गए जो है। सो दिस इज द पार्ट विच वी आर स्टडिंग टुडे। इन द नेक्स्ट पार्ट दैट विल बी पार्ट 3, it will be the final part of this chapter. Whatever the topics are remaining, I will teach you in that. So if you have doubt in any of the topics which are being taught today, you are free to ask your doubts. Till then, goodbye. Thank you.